स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। और हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना कंटिन्यू कर रहे हैं सोल्यूशन को। और सोल्यूशन में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की बेसिकली आइडियल सोल्यूशन की, और सारे के सारे क्राइटेरिया जो कि आइडियल सोल्यूशन को समझने के लिए क्या थे, जरूरी थे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सोल्यूशन, और उसके बाद में बात करेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन की, कैसे नॉन आइडियलिटी आती है उनके अंदर। ठीक है, और उनको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या होगा, और उनमें क्या क्या वेरिएशन आते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो जहां तक आज जा पाएंगे वहां तक जाएंगे, और जहां पर लेक्चर लेंथी होने लगेगा वहीं पर रोक देंगे, और उसके आगे की बातें हम लोग क्या कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो देखो, आपको ग्राफ बनाना सीखना होगा। और एक बार रिवाइज करते हैं हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ रखा है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि राउल्ट के लॉ को अगर कोई फॉलो करता है सोल्यूशन तो वो आइडियल होगा। दूसरी बात हम लोगों ने क्या कहा था कि डेल्टा वी मिक्सिंग, ठीक है, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू क्या होगा, आपका जीरो होगा, और डेल्टा एच मिक्सिंग भी आपका क्या होगा, जीरो होगा। डेल्टा एस मिक्सिंग जो होगी वो आपकी क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी, और डेल्टा जी मिक्सिंग जो आपकी होगी वो क्या होगी, लेस देन जीरो होगी। ये सारे के सारे चार क्राइटेरियाज हम लोगों ने क्या करे हैं, आइडियल सोल्यूशन के लिए पढ़े थे। ठीक है, तो भाई अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोगों ने एक चीज और आइडियल सोल्यूशन के बारे में देखी, और वो था कि इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड ए, जहां पर ए को मान लेते हैं सॉल्यूट, इंटरेक्शन बिटवीन बी एंड बी बराबर होना चाहिए किसके, इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी के। ठीक है, और यहीं से हम लोग सारी चीजों का रीजन निकाल रहे थे कि क्यों वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा, और क्यों जो हमारे पास एंथैल्पी होगी वो जीरो रहेगी आइडियल के लिए, और नॉन आइडियल के लिए जीरो नहीं रहेगी, तो प्लस की रहेगी या माइनस की रहेगी, वो चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस अब हम लोगों ये बस रिवाइज करा रहा हूँ कि लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था कि अगर सोल्यूशन आइडियल है तो ए जहां पर ए को मान लेते हैं सॉल्यूट पार्टिकल, यानी कि इंटरेक्शन बिटवीन द सॉल्यूट पार्टिकल इज इक्वल टू द, और जो हमारे पास में क्या हो, बी और बी हो, यानी कि जो इंटरेक्शन हो सॉल्वेंट पार्टिकल का, और उनके बीच का इंटरेक्शन बराबर होना चाहिए सॉल्यूट पार्टिकल एंड सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच के। अगर ये बात कंडीशन आती है तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो रहेगा, डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो रहेगा, और सोल्यूशन आपका क्या होगा, आइडियल होगा। अच्छा, राउल्ट के लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, राउल्ट के लॉ से हमें ये पता है कि जो भी हमारे पास में वेपर प्रेशर होता है किसी भी सोल्यूशन के लिए, या किसी भी प्योर सॉल्वेंट के लिए, या किसी भी प्योर सॉल्यूट के लिए, वो हमेशा डिपेंड करता है किस चीज पर, वो हमेशा डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन पर। ठीक है, अच्छा, मोल फ्रैक्शन टोटल कितनी हो सकती है, टोटल हो सकती है मोल फ्रैक्शन 1, है ना। यानी कि अगर हम कहें कि एक ही कंपोनेंट हमारे पास में है तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा, मतलब ऊपर भी उसी के मोल नीचे भी उसी के मोल, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और टोटल आपका आंसर क्या आएगा, एक आया करेगा। ठीक है, तो बेसिकली आज हमारे पास में पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सोल्यूशन। अगर हमें एक आइडियल सोल्यूशन बनाना है जिसमें एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, उसका हमें ग्राफ बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं। तो भाई सबसे पहली बात तो देखो, हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को पता है कि P इक्वल टू जो प्रेशर PT टोटल प्रेशर, या प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हम कह सकते थे। तो जो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन था वो बेसिकली किसके बराबर था, वो बराबर था Chi1 P1 प्लस Chi2 P2। ठीक है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो और आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। तो यहां से देखो एक चीज समझ में आती है, और वो चीज क्या है, वो चीज है कि यहाँ पर जो पावर है ना सबकी, वो पावर कितनी है, 1 1 है। जो भी वेरिएबल है ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। जो प्रेशर की पावर है वो कितनी है, 1 1 है। और अगर 1 1 पावर है तो सीधी बात समझ में आ जाती है कि जो लाइन आएगी वो लिनियर आएगी, ग्राफ जो होगा वो सीधा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन खींचा करेगी। ठीक है, तो अगर आपने इस बात को पकड़ लिया कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है, तो फिर आप नॉन आइडियल का भी बहुत अच्छे से बनाओगे, पॉजिटिव डेविएशन का भी बहुत अच्छे से बनाओगे, और निगेटिव डेविएशन का भी बहुत बढ़िया बनाओगे। ठीक है, तो भाई देखो हम लोगों को क्या करना है, आज सीखना है बस कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो देखो भाई, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहली बात तो हमें 2 चीजें चाहिए, और 2 चीजें क्या होनी चाहिए, एक होता है सॉल्यूट और एक होना चाहिए सॉल्वेंट। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक लाइन बना लेते हैं ऐसे, एक लाइन बना लेते हैं ऐसे, और ये इसको इससे मैच कर लेते हैं, और कह देते हैं कि ये होगी एक्स एक्सिस, और ये दोनों क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, ये दोनों वाई एक्सिस है, ये वाली एक्स एक्सिस। अच्छा, ये वाली लाइन जो इधर की वाई एक्सिस है, ये मान लेते हैं किसके लिए है, सॉल्यूट के लिए, सॉल्यूट के लिए, या मान लो किसके लिए है, ए के लिए है। इधर वाली को मान लेते हैं कि ये किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए। सॉल्वेंट का मतलब किसके लिए मान लेते हैं भाई, बी के लिए मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इधर से इस साइड की तरफ जब हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा मोल फ्रैक्शन जो है वो क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो यहां पर मान लेते हैं जो काई ए, ठीक है, ये जो काई ए है सॉल्यूट है, इसकी जो मोल फ्रैक्शन है वो कितनी मान लेते हैं, इसकी मोल फ्रैक्शन मान लेते हैं 1 है। तो मैक्सिमम होगा, यहाँ पर जब 1 होगी तो मैक्सिमम होगा वेपर प्रेशर। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन घटता जाएगा वैसे वैसे हमारा क्या होता जाएगा, वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होता जाएगा। क्योंकि राउल्ट के लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि वेपर प्रेशर जो होता है ना, जो वेपर प्रेशर है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाता है मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, जो मोल फ्रैक्शन होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, यहाँ पर 1 मान लेते हैं, या बढ़ता हुआ मानो, इधर मानते हैं ए और इधर मानते हैं बी, तो ज्यादा आसानी से सॉल्वेंट को मान लेते हैं ए, सॉल्यूट को मान लेते हैं बी।
यहाँ पर क्या कर लेते हैं 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे बढ़ता हुआ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा यहाँ पर क्या मान लेते हैं, यहाँ पर कार्य कर लेते हैं जो काई ए है, ठीक है, काई ए वहां पर है, वो हमारी यहाँ पर है 0, ठीक है, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल ये ओरिजिन पे टच करेगा। और यहाँ पर जो काई ए है वो कितना है हमारा 1, तो बीच में कोई भी वैल्यू रख लो भाई, 0 है, 0 के बाद में क्या रख लेते हैं 0.2 रख लेते हैं, 0.2 फिर 0.4 फिर 0.6 फिर 0.8 और उसके बाद में 1। तो देखो क्या हो गया, हमें साफ दिख रहा है कि इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं जब, तो जो मोल फ्रैक्शन है, जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, वो आपका इंक्रीज हो रहा है, जो मोल फ्रैक्शन है वो बढ़ रही है। शुरुआत में 0 है, फिर 0.2 है, फिर 0.4 है, फिर 0.6 है, फिर 0.8 है, फिर वहां पर क्या हो गया, का ये हो गया। अच्छा 1 होने का मतलब समझते हो, ठीक है, चीजों को एज्यूम करना सीख लो मेरे साथ में, इतने दिन से पढ़ रहे हो, 10वां लेक्चर पे हम लोग आ गए हैं, अगर अभी भी नहीं एज्यूम कर रहे हो तो चीजें रटोगे ही यार लाइफ में। जब काई ए की वैल्यू 1 है, अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया कि अगर कोई चीज प्योर होती है तो उसका मोल फ्रैक्शन 1 हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जब काई ए 0 है, 0 फ्रैक्शन 0 का मतलब यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर ये जो ए है ये सॉल्वेंट तो है ही नहीं, यानी यहाँ पर बात किसकी हो रही है, यहाँ पर प्योर सॉल्यूट मौजूद है, यानी कि अगर एक्स बी की काई बी की बात करें तो वो कितना होगा यहाँ पर 1, यहाँ पर प्योर सॉल्यूट होगा। और यहाँ पर काई ए की वैल्यू देखो क्या है 1 है, 1 का मतलब जो कुछ है वो केवल का केवल क्या प्रेजेंट है, ए ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो हॉर्न की आवाज आती है इसको थोड़ा सा अवॉइड कर देना आप लोग, ये काफी महान व्यक्ति हैं हमारे यहाँ के। तो काई बी इक्वल टू जो आता है वो 1 आया, और यहाँ पर जो काई बी की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी, वो होगी आपकी 0, ठीक है। तो देखो यहाँ का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आपका क्या है, काई बी 0 है, काई बी 0 होने का मतलब दिस पर्टिकुलर थिंग इज 0, और अगर ये 0 है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट मौजूद है। तो देखो मैंने ये लाइन किसके लिए बनाई थी, सॉल्वेंट के लिए, ये लाइन किसके लिए बनाई थी, सॉल्यूट के लिए। अब आपको पता है, समझो आराम से, अब आपको पता है कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर मैं कहूं कि यहाँ पर काई ए की वैल्यू जो है वो 0 है, यानी कि मोल फ्रैक्शन है ही नहीं, तो जब मोल फ्रैक्शन ही नहीं है तो इसका वेपर प्रेशर भी कुछ नहीं होना चाहिए, यानी कि वो क्या होगा, 0 ही होगा। जैसे हम 0.2 पर गए, 0.4 पर गए, 0.6 पर गए, 0.8 पर गए और 1 पर आए तब मैक्सिमम, क्योंकि हमें पता है कि प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट हो या प्योर सॉल्यूट हो, ठीक है, उसको अगर देखेंगे और उसके बाद में उसको मिलाएंगे, नॉन वोलेटाइल चीज होगी या वोलेटाइल होगा तो बढ़ेगा, नॉन वोलेटाइल होगा तो घटेगा। यानी कि अगर प्योर पे देखा जाए तो 0 होगा तो बिल्कुल नहीं, जब 0.2 पर आएंगे तो कुछ बढ़ा, 0.4 पर आएंगे तो कुछ और बढ़ा, 0.6 पर आएंगे तो कुछ और बढ़ा, 0.8 पर आएंगे तो कुछ और बढ़ा, और जब हम लोग आ गए 1 पर तो कुछ और हो गया, ठीक है। थोड़ा लेस रखो हाइट, नहीं तो बोल्ट कम पड़ेगा, यहाँ पर इतना, यहाँ पर इतना, यहाँ पर इतना, यहाँ पर इतना, और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया इतना। अब जरा इसको मिला लो, देखो एक स्ट्रेट लाइन में ये, तो ये किसके लिए हो गई, ये हो गई देखो ए के लिए, ठीक है, ये स्ट्रेट होगी, हल्का से टेढ़ी दिख रही बट आप इसको स्ट्रेट ही मेजर करोगे। तो ये किसके लिए हो गई भाई, पी ए के लिए, ये किसके लिए हो गई, पी ए के लिए हो गई, ठीक है, बुला लेने दो उनको, वो बुला रहे हैं किसी को। तो ये किसके लिए हो गई भाई, पी ए के लिए हो गई। अब अगर हम लोग बात करें किसकी, पीबी की, तो देखो पीबी यहाँ पर काई भी 0, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल 0, और यहाँ पर 0 होने के साथ साथ जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर की तरफ आ रहे हैं तो काई बी की वैल्यू बढ़ रही है, काई बी की वैल्यू 1 हो गई है, और यहाँ पर काई बी क्या है, 0 है। तो यहाँ पर एज्यूम कर लो भाई, जैसे यहाँ पर हम लोग 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1 करते गए, वैसे उसकी यहाँ पर क्या है, 0 है, फिर 0.2 है, फिर 0.6 है, 0.4 है, फिर 0.6 है, फिर 0.8 है, और फिर क्या है 1 है, ठीक है। हाँ शुरू करें। तो भाई क्या कर लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं जैसे जैसे इधर बढ़ेगा इधर भी क्या होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा और स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक, ये आ गई। तो ये किसके लिए आ गई भाई, ये आ गया था पी ए के लिए, और ये आ गया हमारा किसके लिए, पी बी के लिए, ठीक है, ये किसके लिए आ गया, पीबी के लिए, इधर की तरफ बढ़ता हुआ है, इधर की तरफ बढ़ता हुआ गया। अब हमें बताना है कि ये तो भाई प्योर की बात हो गई, ये जो लाइनें बनी है स्ट्रेट लाइन बनी है, मोल फ्रैक्शन के साथ साथ बढ़ा, मोल फ्रैक्शन के साथ साथ बढ़ा, मोल फ्रैक्शन 0 तो 0, मोल फ्रैक्शन 0 तो 0। अब हमने कहा दोनों चीजों को हमने मिला दिया, ए लाए बी लाए, आपस में क्या कर दिया, मिला दिया, तो हमें जो स्लोप मिलेगी, ध्यान से देखना, वो स्लोप हम लोग मेजर करेंगे यहाँ पर, यानी कि हमारा जो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होगा, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन वो बराबर होगा किसके, पी ए प्लस पी बी के लिए, ठीक है। यहां पर नॉट लगा सकते हो, यहां पर नॉट किस लिए लगा सकते हो कि हाँ भाई, और इस पर क्या कर सकते हो, ये जो एक्सिस बनी हुई है इस पर कौन बढ़ता हुआ है ऊपर की तरफ, पी नॉट ए, और ये जो एक्सिस बनी हुई है इस पर कौन है ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ, पी नॉट बी। तो देखो इसके साथ बढ़ो चाहे इसके साथ बढ़ो, दोनों चीजें ही बढ़ रही हैं, पी ए के साथ में ये वाली स्लोप गई, पीबी के साथ में ये वाली स्लोप आई,
कई सारी बुक ऐसी मिलेंगी जहां पर ये दोनों चीजें आपस में बराबर दूरी पर, बराबर ऊंचाई पर होंगी बेसिकली। तो बराबर ऊंचाई पर हो या कम ज्यादा हो, डजंट मैटर, जो प्योर फॉर्म है उसमें वेपर प्रेशर अलग अलग हो सकता है। तो हमें इनकी हाइट से बिल्कुल भी क्या नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि ये बराबर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ये डिपेंड कर जाएगा कि क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूट या सॉल्वेंट कैसी है। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन आई आपकी, ये वाली, ये किसको डिपेंड, ये किसको शो करेगी, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को करेगी, जो कि होगा Pa प्लस P B के बराबर। यहां पर मैंने कोई भी मोल फ्रैक्शन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन हम लोगों ने कितनी मान रखी है, 1 मान रखी है। और Pa को अगर हम लोग कह दें कि Pa क्या होगा, तो Pa हमें पता है क्या होगा, Pa होगा काई A P नॉट A के बराबर, और जो Pb होगा वो किसके बराबर होगा, काई B P नॉट B के बराबर। ये बातें हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जाइए पिछले वीडियो सारे देखिए, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 से, तब सोल्यूशन आपका पूरी तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, आइडियल सॉल्यूशन का। तो यहां पर ये वाली जो लाइन है ये किसके लिए है, सॉल्यूट के लिए मान लेते हैं, या सॉल्वेंट के लिए माना तो सॉल्वेंट के लिए मान लेते हैं, ये वाला सॉल्यूट के लिए मान लेते हैं, और ये वाली जो आई है ये किसके लिए आई है, ये आई है हमारी सॉल्यूशन के लिए। तो एक बार इसको आप लोग देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि उसके आगे की चीजें जब हम लोग डेविएशन शो करेंगे तो हमें इस ग्राफ को बार बार बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव डेविएशन में भी और निगेटिव डेविएशन में भी। ठीक है, इसलिए इस ग्राफ को मैंने अलग से सिखा दिया है। और इसको बनाने के बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। ठीक है, चलो भाई, हाँ भाई, तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अगली हेडिंग जो आप अपनी कॉपी पर डालेंगे वो होगी नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उनकी कंडीशंस पहले हम लोग लिखेंगे, और उनकी कंडीशंस को लिखने के बाद में हम लोग रीजन समझेंगे कि कब वो पॉजिटिव डेविएशन कराएगा और कब वो निगेटिव डेविएशन कराएगा। 11 मिनट हो गए हैं वीडियो में, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा, 20-22 मिनट पे ही मैं सारी चीजें समझा दूंगा। तो भाई देखो, इसको भी हटा देते हैं, और इसको हटाने के बाद लिख लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हेडिंग डालिए सभी लोग, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन क्या पढ़ा था, आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा था। अब आएंगे कॉन्सेप्ट, मिसकॉन्सेप्शन शुरू होते हैं यहाँ से। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी सॉल्यूशन हर एक टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे राउल्ट के लॉ को फॉलो कर जाता हो तो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसा नहीं है कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो राउल्ट के लॉ को फॉलो ही नहीं करते। अगर फॉलो नहीं करते तो बनता क्यों। ठीक है, एक्सट्रीमली डाइल्यूट करा तो भाई फॉलो करेंगे, जाहिर सी बात है फॉलो करेंगे, लेकिन हर एक कंसंट्रेशन पे नहीं करेंगे। तो जो पहला पॉइंट आएगा वो आएगा कि NIS, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कांट फॉलो द राउल्ट्स लॉ at all concentrations as well as temperature। ठीक है, पहली बात तो जो हमारे पास में क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, वो राउल्ट के लॉ को हर एक कंसंट्रेशन पे फॉलो नहीं कर सकता। एक्सट्रीमली डाइल्यूट कंडीशन पे होगा तो वो डेविएशन बहुत कम दिखाएगा और आप उसे आइडियली मान सकते हो, आइडियल मान करके आप कैलकुलेशंस कर रहे जाओगे। बट हर एक कंसंट्रेशन पे राउल्ट का लॉ नहीं लगेगा आइडियल सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो मतलब कहने का क्या है कि आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल बहुत कम है। अभी मैं एग्जांपल भी आज ही डिस्कस करूंगा या अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, सारे के सारे रीजन भी डिस्कस करेंगे क्यों है। पहले चीजों को बना लो अपने दिमाग में कि क्या हो क्या रहा है। ये कुछ नया कॉन्सेप्ट है, इंटरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ा नहीं, तो एक नया सा कॉन्सेप्ट है, तो इसको पहले दिमाग में बना लो, उसके बाद हम लोग बातें करते हैं। जो दूसरी बात आती है वो दूसरी बात क्या आएगी कि जो डेल्टा H मिक्सिंग होगी, डेल्टा H मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, डेल्टा H मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि एंथैल्पी चेंज जो है सॉल्यूशन के बनते समय, जो एंथैल्पी चेंज है वो 0 नहीं है। तो यहां पर दो कंडीशन बनती है, या तो पॉजिटिव और या फिर निगेटिव, या फिर हीट एब्जॉर्ब हुई है और या फिर हीट क्या हुई है, या फिर हीट आपकी रिलीज हुई है। ठीक है, तो यहां पर दो कंडीशन बन जाएगी। पहली कौन सी, केस नंबर 1, केस नंबर 1 होगा कि डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0, इट इज पॉजिटिव, एंड सेकंड वन इज डेल्टा H इज योर लेस देन 0, दैट मींस योर नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई, डेल्टा H 0 के बराबर नहीं है तो क्या है कंडीशन, या तो वो 0 से बड़ा है या फिर वो 0 से छोटा है, बस दो कंडीशन है। ठीक है, तीसरी बात आती है कि डेल्टा V मिक्सिंग, अगर वॉल्यूम की बात करें तो वो भी बराबर नहीं होगा 0 के। चेंज इन वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू 0, चेंज इन वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू 0 मींस सॉल्यूशन के बनने के दौरान वॉल्यूम बदला। ठीक है, सॉल्यूशन के बनने के दौरान वॉल्यूम बदला है, और अगर वॉल्यूम बदला है तो या तो कम हुआ है और या फिर ज्यादा हुआ है। यानी कि केस नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन इज डेल्टा V, हाँ डेल्टा H इज लेस देन 0, डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0, यानी कि जो एंथैल्पी, हाँ चलो लिख लो, बाद में क्लियर करेंगे किसके साथ में कौन सा पेयर अप होना चाहिए। तो डेल्टा V, यहाँ पर मिक्सिंग भी लिख लो भाई, मिक्सिंग करने पर ही देख रहे हैं सारी चीजों को,
तो डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, और दूसरा क्या बनेगा कि डेल्टा वी मिक्सिंग इज लेस देन 0। ये मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां से हम डेविएशन देखेंगे, प्लस में डेविएशन है या माइनस में डेविएशन है, बस ठीक है। अच्छा, चौथी बात तो और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने क्या कही थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये थी कि द इंटरएक्शन ए का मतलब सॉल्वेंट, बी का मतलब सॉल्यूट, ठीक है। तो इंटरएक्शन बिटवीन ए इज नॉट बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू ए एंड बी, ठीक है। ए का भी बराबर ना हो तब भी काम चलेगा, ठीक है। तो इंटरेक्शन बिटवीन ए इंटरेक्शन बिटवीन बी एंड इंटरेक्शन बिटवीन ए बी, दे ऑल आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। यानी कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल है उनके बीच का इंटरेक्शन कुछ और है, जो सॉल्यूट पार्टिकल है उनके बीच का इंटरेक्शन कुछ और है। और अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वंडर वाल फोर्सेस है उनके बीच का जो क्या है, उनके बीच का जो इंटरेक्शन है बच्चों वो कुछ और है, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हमें पता है कि ना तो डेल्टा एच मिक्सिंग 0 हो सकता है और ना ही डेल्टा वी मिक्सिंग हमारा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो ये सारी की सारी कंडीशन क्या आएंगी, ये सारी की सारी कंडीशन आएंगी नॉन आइडियल सोल्यूशन की। अच्छा, पांचवी बात हम लोग क्या लिख सकते हैं, पांचवी बात लिख सकते हैं कि द सोल्यूशन इज नॉट एक्सट्रीमली डाइल्यूट। सोल्यूशन एक्सट्रीमली डाइल्यूट नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो स्मॉल एन है, या हम कह सकते हैं स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन जो हम लोग लेते हैं उसको हम लोग अप्रोक्सीमेट मान लेते थे किसके बराबर, कैपिटल एन के ही बराबर। या हम कह देते थे स्मॉल एन इज निग्लेजिबल, अप्रोक्सीमेटली निग्लेजिबल, बट स्मॉल एन और कैपिटल एन को हम नहीं लिख सकते किसके बराबर, कैपिटल एन के बराबर। अगर हमारा सॉल्यूट की क्वांटिटी कंपेरेबल होती जा रही है तो हमारे पास में जो आइडेंटिटी होगी वो खोती चली जाएगी, धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। अगर हम लोग सॉल्यूट पार्टिकल को काफी कम लेते हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल काफी ज्यादा लेते हैं, तो हमारे पास में क्या होगा, जो आइडेंटिटी होगी वो बनी रहेगी। और अगर हमें आइडियल सोल्यूशन बनाने हैं तो हमें डाइल्यूट कंडीशन पर ही जाना पड़ेगा, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को आइडियल सोल्यूशन नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो पहली नंबर पे तो भाई रिवाइज कर लो, सबसे पहली बात राउट के लॉ को फॉलो नहीं करेगा हर एक कंसंट्रेशन और हर एक टेम्परेचर पर। दूसरी बात, डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस आइदर हीट इज इवॉल्व्ड और हीट इज एब्सॉर्ब्ड। तीसरी बात आती है डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस आइदर द वॉल्यूम इज इंक्रीजेस और इट विल बी डिक्रीज। क्लियर। इंटरेक्शन बिटवीन ए बी एंड ए बी क्लियर कर दिया मैंने कैसे होना है। और लास्ट बात आती है कि सोल्यूशन इज नॉट एक्सट्रीमली डाइल्यूट, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज कंपेरेबल एज सॉल्वेंट। क्लियर। तो इतनी बातें अगर हैं तो आपका सोल्यूशन कैसा रहेगा, आपका सोल्यूशन नॉन आइडियल रहेगा। बनाओ दिमाग पे बातें और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जहां पर लिख रहे हो वहां पर नोट कर लो। और बढ़ते हैं हम लोग आगे कि क्या कंडीशन हो सकती है पॉजिटिव डेविएशन की और निगेटिव डेविएशन की, ठीक है। तो अगर इसको नोट कर लिया तो मैं सारी चीजें क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं, एक बार हट जाता हूं सामने से, बिल्कुल नोट करो। और उसके बाद में इसको कर दो साफ। और उसके बाद में देखो जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है उनको हम एक और नाम देते हैं और वो नाम है डेविएटेड सोल्यूशन। डेविएटेड सोल्यूशन का मतलब क्या है कि ये जो मेन लॉ हम लोग राउट का लॉ पढ़ते हैं वहां से डेविएट करते हैं। और डेविएशन होता है दो तरीके का, ठीक है। समझो चीजों को, आज समझ लो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है अगले वीडियो में कर पाए, एग्जांपल हो सकता है अगले वीडियो में कर पाए, लेकिन समझ लो, ठीक है। तो डेविएटेड सोल्यूशन दो तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा होता है आपका निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन तो भाई देखो, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन की बाकी बातें हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है। बाकी बातें हम लोग बिल्कुल लास्ट में करेंगे कि कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, ग्राफ कैसा आएगा, एक्सेट्रा, ये सारी बातें लास्ट में करेंगे। पहले समझते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन है क्या और नॉन डेविएशन क्या है। सबसे पहली बात तो समझो नॉन डेविएशन क्या है। तो राउल्ट के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, राउल्ट का लॉ कहता है कि पी टोटल इज इक्वल टू पी सॉल्यूट प्लस पी सॉल्वेंट। यही तो कहता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जैसा, ये कहता है पीटी इक्वल टू पी सॉल्यूट प्लस पी सॉल्वेंट, ठीक है। जो हमारे पास में टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होगा वो उनके इंडिविजुअल प्रेशर के जो मोल फ्रैक्शन यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेने होंगे आगे वेपर प्रेशर टर्म लगा करके, बहरहाल टोटल सम के बराबर होगा, ठीक है। बस यही तो कहता है राउल्ट का लॉ। अब अगर हम कह दें कि पीटी, ये जो पीटी है, पी टोटल या सोल्यूशन लिखा करो तो क्लियर रहेगा, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन किसका, सोल्यूशन का, is greater than pressure of A and pressure of B, ठीक। अगर इंडिविजुअल सम से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव डेविएशन की कैटेगरी है। और अगर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो लेस देन है पीए प्लस पीबी से, कम है, ठीक है, वो लेस देन है पीए प्लस पीबी से, तो हमारे पास में क्या होगा, वो निगेटिव डेविएशन शो करेगा।
यानी कि सीधी बात समझो यार, आसान है, बहुत कठिन नहीं है समझना। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हमारे पास में जो सॉल्वेंट है उसका आता है x, जो सॉल्यूट है उसका आता है y। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ जब हम सोल्यूशन बनाएंगे तो वेपर प्रेशर बनना चाहिए x प्लस वाई, लेकिन सोल्यूशन बनाया, जो वैल्यू थी वो x प्लस वाई से कुछ ज्यादा आ गई, ठीक है, वो x प्लस वाई से क्या हो गई, ज्यादा आ गई। और अगर वो ज्यादा आ गई तो हमारे पास में जो डेविएशन है वो कैसा है, पॉजिटिव है। और अगर वो कम आई तो डेविएशन कैसा है, तो वो डेविएशन नेगेटिव है। बस इतनी सी बात समझनी है। अब इसके बाद में हम लोग क्या कर लेते हैं, आज एग्जांपल्स थोड़े से देख लेते हैं, और उसके बाद में उन एग्जांपल्स को हम लोग इंटरेक्शन की बेसिस पे सारी चीजें समझेंगे। इंटरेक्शन की बेसिस पे समझेंगे कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आखिर ज्यादा कैसे हो जाता है और प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आखिर कम कैसे हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो डेल्टा वी और डेल्टा एच पे क्या फर्क पड़ेगा, और अगर ऐसा होता है तो डेल्टा एच और डेल्टा वी पर क्या फर्क पड़ेगा। डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव रहेगी, डेल्टा जी हमेशा निगेटिव रहेगा, आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो भाई देखो इसके एग्जांपल सबसे पहले तो आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल की बात करो, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल की बात कर लेते हैं। और उसके बाद में जब आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल की बात करोगे तो कुछ कुछ चीजें ये पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन की क्लियर हो जाएंगी। तो एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है ना वो आपका आता है, मान लेते हैं क्या, वो आपका आता है एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन का, ठीक है। दूसरा आप एग्जांपल इसका देख सकते हो क्या, दूसरा आप एग्जांपल देख सकते हो CH3OH C2H5OH को मिला लो। तीसरा एग्जांपल आप देख सकते हो, आप क्या मिला लो, C2H5Cl C2H5Br, एथाइल क्लोराइड और एथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो यहां पर मान लेते हैं ये सब है A और ये सब है B, ये A है और ये B है, ठीक है। और ये हो गए मतलब हमारे क्या, सॉल्वेंट, और ये हो गए हमारे सॉल्यूट। और अब समझो कि आइडियल सॉल्यूशन कैसे बनता है, ठीक है। खेल शुरू, तो खेल शुरू डालो कॉपी पर, और देखो भाई एन हेक्सेन देखें, एन हेप्टेन देखें, एक में 6 कार्बन, एक में 7 कार्बन, ठीक है, एक में 6 कार्बन, एक में 7 कार्बन, दोनों के दोनों सेचुरेटेड, यानी कि अगर हम देखें दोनों की पोलैरिटी, तो क्या दोनों की पोलैरिटी में बहुत ज्यादा गैप है क्या, दोनों की पोलैरिटी में कोई बहुत बड़ा गैप तो है नहीं, है ना। तो अगर हम लोग देखें कि इस वाले ए के बीच का एन हेक्सेन एन हेक्सेन एन हेक्सेन एन हेक्सेन के बीच का इंटरेक्शन कैसा है, फिर देखें एन हेप्टेन और एन हेप्टेन के बीच का इंटरेक्शन कैसा है, और फिर देखें कि एन हेक्सेन और एन हेप्टेन के बीच का इंटरेक्शन कैसा है। तो क्या बहुत बड़ा फर्क होगा क्या, बहुत बड़ा फर्क तो नहीं होगा, बट फर्क होगा। सुनो बात को ध्यान से, सारी कंडीशन यहां बननी चाहिए, तुम्हारे दिमाग में सारी बननी चाहिए एक एक, तब तो फायदा है मनी कैंप पे आने का, अदरवाइज नहीं है फायदा, ठीक है। एन हेक्सेन मैं कह रहा हूं ना ए, ठीक, ए होगा बिल्कुल परफेक्ट, जितना ए होगा वैसा ही कुछ दिखेगा एन हेप्टेन में, बी में भी दिखेगा। क्या जस्ट वैसा ही ए बी में दिखेगा, जस्ट वैसा तो नहीं दिखेगा, जस्ट वैसा तो नहीं दिखेगा, बट हाँ गैप बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, गैप बहुत बड़ा नहीं है। यानी कि आप कह सकते हो कि इंटरेक्शन बिटवीन ए इज इक्वल टू इंटरेक्शन बिटवीन बी एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इंटरेक्शन ऑफ ए बी। मतलब कहने का क्या है कि इन दोनों को मिलाकर हम एक आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं, इन दोनों को मिलाकर हम एक आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं, लेकिन कब, केवल तब जब हम सॉल्यूट पार्टिकल को काफी कम कर दें, जब हम सॉल्यूट पार्टिकल को काफी कम कर दें। मैंने आपसे पहले दिन ही कहा था कि जब ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन और ए बी इंटरेक्शन की बात होती है तो पता नहीं कहां खो जाते हो, समझ में ही नहीं आता आपको। भाई सॉल्वेंट के पार्टिकल, सॉल्यूट के पार्टिकल, दोनों को मिलाया तो सॉल्यूट का पार्टिकल और सॉल्वेंट का पार्टिकल एक पास आकर के इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। बट क्या ऐसा होगा कि सॉल्यूट और सॉल्यूट के उसमें होंगे ही नहीं, या सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के उसमें होंगे ही नहीं। अब आप सोचो, हम ए के कितने मोल ले लेते हैं, 10 मोल, और बी के कितने लेते हैं, 0.5 मोल। ए के कितने लेते हैं, 10 मोल, बी के कितने लेते हैं, 0.5 मोल, ठीक है। तो अब यही 0.5 मोल, ये जो 0.5 मोल है, ध्यान से समझना मेरी बात को, एक स्टेटमेंट में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। ये जो 0.5 मोल है ये इन 10 मोल में मिलाए गए, ये 0.5 मोल ये इन 10 मोल में मिलाए गए। तो क्या ये 0.5 के 0.5 एट एनी इंस्टेंट एक ही समय पर 10 मोल से इंटरेक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, 10 मोल से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। ये 0.5 मोल केवल कितनों के साथ कर पाएंगे, 0.5 मोल के साथ ही कर पाएंगे, यानी कि 9.5 मोल जो बच गए इसके, वो तो वैसे ही हैं जैसे ए के बीच में इंटरेक्शन पहले था। तो क्या बहुत ज्यादा नए इंटरेक्शन बने, बहुत ज्यादा नए इंटरेक्शन बने, बहुत पुराने वाले नए इंटरेक्शन बहुत सारे टूटे, बहुत सारे नहीं टूटे, केवल कितने टूटे, 0.5 के कंपैरिजन में टूटे,
ठीक है, तो ना तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज हुई, ना तो कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम में चेंज हुआ। लेकिन आप सोचो हम दोनों चीज, इसको कितने मोल ले आते हैं, 9 मोल ले आते हैं इसके, तो 9 मोल और 9 मोल आपस में इंटरेक्ट करने लगते, चाहे जितना कंपेरेबल आप ले लेते, जब तक आप दोनों चीजों को सेम नहीं ले लेते तब तक आपके पास में परफेक्ट आइडियलिटी नहीं आ सकती है ना। तो अगर हम लोग क्या करते, इसके 9 मोल लेते तो 9 मोल और 9 मोल आपस में क्या करते, इंटरेक्ट करते, यहां पर 0.5 की जगह होता 9 और बचता कितना मोल, 9.5 की जगह केवल 1। तो यहां पर खूब सारे इंटरेक्शन बनाने पड़ते हैं, पहले पुराने वाले इंटरेक्शन तोड़ने पड़ते हैं और नए वाले इंटरेक्शन बनाने पड़ते हैं। तो यहां पर डेल्टा वी भी चेंज होने की कंडीशंस बनती, डेल्टा एच भी चेंज होने की कंडीशंस बनती, बट इफ द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज एक्सट्रीमली लेस एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट देन देयर इज नो कंडीशन फ्रॉम द डेविएशन ऑफ आइडियलिटी। तो वहां पर कोई कंडीशन नहीं बनती कि आइडियलिटी से सोल्यूशन डेविएट हो सके। समझ गए बात को। तो डाइल्यूशन बहुत बड़ा पॉइंट है, चाहे कहीं पर जाओ। कितने मिनट हो गए भाई, 25 मिनट, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, CH3OH C2H5OH। देखो भाई साफ साफ दिख रहा है, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, एक कार्बन दो कार्बन, पोलैरिटी सेम है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का नेचर है, इंटरेक्शन बिटवीन ए इंटरेक्शन बिटवीन बी एस कंपेरेबल हो गया इंटरेक्शन बिटवीन ए बी के, ठीक है। पूरी तरीके से समझ में आता है। ऐसे ही C2H5Cl है, C2H5Br है, देखो सेम कार्बन चेन और साथ में Cl और साथ में Br, सेम हाइड्रोजन लगा है, ठीक है। हाइड्रोजन ग्रुप की चीजें लगी हैं, FCl Cl के जस्ट नीचे Br, तो पोलैरिटी सेम है, आपस में इंटरेक्शन करने का नेचर भी सेम है, यानी कि यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये जो इंटरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट था, वो मेरे हिसाब से आपका क्लियर हो गया होगा। अभी और क्लियर करूंगा मैं जब अगला वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, तो उसमें मैं जब क्या बनाऊंगा, ये बनाऊंगा आपके लिए, क्या पॉजिटिव डेविएशन कब होगा और नेगेटिव डेविएशन कब होगा, तब आगे की बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। तब आगे की बातें करेंगे पूरी तरीके से। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रहे हैं और वीडियोस में आपको क्वालिटी मिल रही है कि हाँ आपको पढ़ने लायक है यहाँ पर कंटेंट, तो आप लोग वीडियो को तुरंत लाइक किया करो, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जो भी प्रॉब्लम आती है, और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।